बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने आपको असेट्स तक सभी क्लियर करवा दिया था, तो अब हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग टर्म है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसिप्ट एक ऐसा अमाउंट होता है जो या तो फिर रिसीव्ड हो चुका है या फिर अभी होना बाकी है। किस पर्पस के लिए? कि आपने असेट्स को सोल्ड आउट किया होगा, ठीक है, आपने अपने स्टॉक्स को सोल्ड आउट किया होगा, गुड्स और सर्विसेज को भी सोल्ड आउट किया होगा, तो उससे जो हमें पैसे मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं उन्हें हम रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, रिसिप्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर रिसिप्ट को दो और कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एक तो है बच्चों हमारा रिवेन्यू और सेकंड है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले हम रिवेन्यू रिसिप्ट देखेंगे बच्चों। रिवेन्यू रिसिप्ट इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस सोर्सेज से इन दी फिक्स असेट। कहता है रिवेन्यू रिसिप्ट वो अमाउंट होता है या तो वो मिल चुका है या फिर मिलने वाला है जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से होता है। ठीक है, किन से होता है? नॉर्मल कोर्स बिजनेस एक्टिविटी से। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से जो हमें पैसे मिलेंगे या फिर मिल चुके हैं उनको हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स से सोल्ड आउट करते हैं, एग्जांपल जैसे कि आपका एक बिजनेस है, किनका मान लेते हैं कि आप कपड़े बेचते हैं। ठीक है, पूरा आपका एक शोरूम है, तो जो आप अपने कपड़े जो यहाँ पर सोल्ड आउट कर रहे हैं वो स्टॉक है आपके लिए। ठीक है, तो वो जो स्टॉक आप सोल्ड आउट कर रहे हैं वो आपका, उससे जो मिलेगा हमें पैसे, वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर आपने या तो कोई गुड्स बेचे होंगे या तो फिर आपने कोई सर्विसेज दी होंगी। ठीक है, सर्विसेज इन द सेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्विसेज एग्जांपल में ले सकते हैं। आपकी एक रिपेयरिंग कंपनी है, आप ऐसे रिपेयर में स्पेशलिस्ट हैं, तो आप वहाँ पर कोई गुड्स तो सोल्ड आउट कर नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उस एसी को रिपेयर करवा करके, तो उसके बदले में कस्टमर आपको क्या देगा? आपको पैसे देगा। तो ये हो गई रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल्स। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना, उनसे जो हमें पैसे मिलते हैं उनको हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर। जो रिवेन्यू इन नेचर में नहीं होती उन्हें कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। ये बैलेंस शीट में शो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। देखो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप स्टॉक की क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉक था ना वो आपका खुद का, मतलब क्या था, आप उसी का क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, तो उससे जो आपको पैसे मिलते हैं वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट में कह रहा है कि जो रिवेन्यू नेचर की नहीं होती, जैसे कि आपने क्या करा, मशीनरी को आपने, जो कि मशीनरी क्या होती है बच्चों? फिक्स्ड असेट होती है। अब उस मशीनरी से आप क्या करते थे? कपड़े बनाते थे।
ठीक है। लेकिन वो मशीनरी अब क्या हो गई, अब पुरानी हो गई है, या फिर किसी रीज़न से वो आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते, नई मशीनरी यूज़ करना चाहते होंगे अब आप, तो आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब इससे जो मिलेंगे हमें, जो अमाउंट हमें मिलेगा वो हमारा हो जाएगा, जो पैसे हमें मिलेंगे या फिर मिलने वाले होंगे उन्हें हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ से नहीं होते, ठीक है। ये हम डे टू डे नहीं करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़, हम हमारी फिक्स असेट्स को डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं सोल्ड आउट करते। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपने बिल्डिंग सोल्ड आउट कर दी, आपने फर्नीचर सोल्ड आउट कर दिया, इन्वेस्टमेंट, लोन टेकन एक्सेट्रा। तो ये जो यहाँ पर इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों, वो इतना सा है कि रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है कि जो भी आपको पैसे मिलते हैं या फिर मिलने वाले होते हैं वो आपको नॉर्मल कोर्स की बिजनेस एक्टिविटी करने से मिलते हैं। जैसे कि आपने स्टॉक सोल्ड आउट कर दिया, आपने कोई स्टॉक सेल्स कर दी, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो आप डेली एक्टिविटीज़ में नहीं करते और उससे आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। रिसिप्ट्स दोनों ही हैं, रिसिप्ट्स मीन्स पैसे मिलना, ठीक है। तो दोनों के दोनों तरीके से हमें रिसिप्ट मिल रहे हैं, बस नेचर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म, दैट इज एक्सपेंडिचर। चलिए देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम स्पेंड करते हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं, या फिर लायबिलिटी होती हैं जब कभी हमें कोई असेट्स को लेकर के आने में जो खर्चा होता है वो भी हमारा एक्सपेंडिचर ही होता है। देखिए, एक्सपेंडिचर को भी कैटेगराइज किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर असेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देखो कह रहा है ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जब हमें कोई असेट्स को लेकर आना होता है ना बिजनेस में, तो उसके ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई मशीनरी लेकर आ रहे हैं, तो वो मशीनरी लेकर तो आ रहे हैं ना, वो खर्चा ही तो है हमारे लिए। देखो बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा कि मशीनरी भी ना एक तरीके का हमारा ना एक्सपेंडिचर के नेचर में दिखता है हमको, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग टर्म में नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे मेंटली फॉर्म में ये रहता है कि मशीनरी भी क्या एक तरीके से मेरे लिए एक्सपेंडिचर ही है। क्यों है? क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग मुझे अपनी सर्विसेज फ्री में दे दें, लेकिन मैं उससे आगे पैसों में सोल्ड आउट करूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर अपने एम्प्लॉय से वर्क करवा रहा हूँ, उसे सैलरी दे रहा हूँ, ये भी मेरा खर्चा ही है। मशीनरी लेकर आ रहा हूँ, ये भी मेरा खर्चा ही है। मैं चाहता हूँ सब कुछ मुझे फ्री में मिल जाए, लेकिन मैं सबको क्या दूँ, पैसों में दूँ इसको। तो इसलिए दिमाग में आपको यही रखना है कि ये कैसे नेचर के होते हैं, थोड़े एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जो असेट्स आप लेकर आ रहे हैं वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। या तो फिर आप असेट लेकर आ रहे होंगे या फिर पुराने असेट्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे, जिससे आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दैट इज विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर टू द बिजनेस। ये एक एंड्यूरिंग नेचर देगा बिजनेस को, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर परचेज ऑफ मशीनरी। मैंने अभी आपको यही बताया था ना कि मशीनरी मैं चाहता हूँ मुझे फ्री में मिल जाए, लेकिन उससे सामान बना करके मैं लोगों को पैसे में दूँ। तो ये एक्सपेंडिचर, ये आपका जो मशीनरी आपकी हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो आप मशीनरी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर गुड्स, क्योंकि इस मशीनरी से आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, स्टॉक बनाना है। परचेज ऑफ फर्नीचर, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है।
कंप्यूटर्स टू कैरी ऑन बिजनेस, कंप्यूटर्स भी आप खरीद रहे हैं, तो ये सब एक्सपेंडिचर कैसे हो गए बच्चों, कैपिटल नेचर के हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन जिन एग्जाम्पल्स में अभी तक उन्होंने नाम लिए वो ऐसे गुड्स थे जिनका आप डेली में डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में खरीदना बेचते नहीं हैं आप। ठीक है ना, जैसे आपका एक कपड़ों का, मैंने कहा ना आपका एक कपड़ों का बिजनेस है, तो आपने मशीनरी खरीद ली, तो आप इसे डे टू डे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में सोल्ड आउट नहीं करेंगे, ना ही फर्नीचर को आप डे टू डे करेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर कैसे हो गए, मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर बच्चों हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, revenue expenditure is the expenditure incurred the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period। मतलब ये एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके बेनिफिट हमें उस ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज। अब देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना ऊपर ही, भाई मैं ये जैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर दे रहा हूँ, सैलरीज दे रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन कैसा नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का, क्योंकि हम जो सैलरी पे करते हैं उसकी एक महीने की होती है। ठीक है, अकाउंटिंग उसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या करनी होती है, हमें उसे पे ऑफ करनी होती है। तो ये जो सैलरी है, मैं तो यही चाहूँगा ना कि मुझे किसी एम्प्लॉय को पैसे भी ना देना पड़े और मेरा काम हो जाए, तो इसलिए मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर में आता है, जिसका कंज्यूम एक साल के अंदर हो जाता है, अकाउंटिंग पीरियड में हो जाता है। ऐसे ही अगर आप क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं अपनी जगह का, आपकी जहाँ फैक्ट्री है वहाँ का रेंट दे रहे हैं, ऑफिस रेंट दे रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब आपके एग्जाम्पल्स थे किसके, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in nature but is written off charge in more than one accounting period। देखो deferred revenue expenditure एक ऐसा revenue expenditure होता है, is a revenue expenditure in nature, लेकिन इसको जो चार्ज होता है वो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में देखने को मिलता है। It is estimated that benefit of such expenditure will accrue in more than one financial year। इनके ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इससे मिलने वाले जो हमारे फ़ायदे होंगे वो सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर में देखने को नहीं मिलते, हमें इसके फ़ायदे काफ़ी फाइनेंशियल ईयर्स में देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एग्जांपल में यहाँ पर बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं आपके, वो क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आप एक बार खर्चा करते हो। ठीक है, अब इसके जैसे आपने पोस्टर लगवा दिए, अब इसका जो बेनिफिट है ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा जहाँ जिस साल आपने पोस्टर लगवाए थे। अब आपका पोस्टर तो कहीं पर लगा हुआ है, क्या पता उस पोस्टर को देख करके दूसरे या तीसरे साल में भी कोई कंज्यूमर्स आ जाए आपके पास। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या है, काफ़ी सालों तक देखने को मिलते हैं। That will give benefit for more than one accounting period is a deferred revenue expenditure। तो deferred revenue expenditure का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक ही है, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका जो कंज्यूम होता है, इसके जो बेनिफिट होते हैं वो काफ़ी सालों तक हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट, चलिए अब इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक दे रखा है यहाँ पर हमें रिवेन्यू का, इसको भी देख लेते हैं। रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। रिवेन्यू क्या है, एक ग्रॉस इनफ्लो है किसका, कैश का।
रिसीवेबल्स का और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा। कहता है रिवेन्यू जो है ना वो ग्रॉस इनफ्लो है, मतलब ग्रॉस इनफ्लो है किसका, कैश का। इनफ्लो मीन्स पैसों का आना या फिर अभी आने वाला है, रिसीवेबल्स है। और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, अब जो भी हमें और भी जो पैसे मिलने वाले होंगे हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी जो हम करते हैं, ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज की, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जैसे कि आपने गुड्स को सेल किया तो उससे आने वाले जो पैसे वो रिवेन्यू है हमारा, है ना भाई, सेल्स करी ना आपने यहाँ पर। फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, आपने सर्विसेज दी, जरूरी नहीं गुड्स को ही सेल किया, सर्विसेज ही प्रोवाइड करी आपने। एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा। दस रिवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड, इसलिए कहा जाता है कि जो रिवेन्यू है वो ऐसा अमाउंट होता है जो कि रिसीव्ड हो चुका है या फिर होने वाला है किसी एंटरप्राइज के द्वारा फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। रिवेन्यू वो पैसे होते हैं जो आपको मिलने वाले हैं या फिर मिल चुके हैं आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी एक्टिविटी होती है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जिस तरह का बिजनेस है आपका अगर कपड़ों का बिजनेस है तो आप क्या करते हैं, कपड़े यहाँ पर सोल्ड आउट सेल करते हैं, ठीक है, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गई, कपड़ों को सेल करना, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू आर रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या होंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स का, आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, रेंट है, कमीशन एक्सेट्रा, तो ये सब एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सेल ऑफ गुड्स, ओके। रिवेन्यू डिफर फ्रॉम इनकम, कहता है लेकिन रिवेन्यू अलग है और इनकम अलग है। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड इज रिवेन्यू, अगर आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपको जो पैसे मिलेगा उसे रिवेन्यू कहते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज एन एक्सपेंस, और जो आप कॉस्ट लग रही है आपको वो गुड्स बेचने में और जो सर्विसेज देने में जो खर्चा आपका लग रहा है, द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंस इज इनकम। कहता है इनकम क्या है, इनकम होती है हमारी रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर समझाऊँ आपको तो वो ये हो जाएगा कि आपने एक गुड बनाया कितने रुपए का, 50 रुपये का, तो 50 रुपये आपके लिए क्या हो गए, एक्सपेंस। लेकिन आपने उस गुड्स को 100 रुपये में सोल्ड आउट किया, ठीक है, तो आपको जो इनकम हुई है वो हुई है 50 रुपये की, क्योंकि आपने 50 का बनाया और 100 का बेच दिया, तो इनकम क्या बनी, 50 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। एक्सपेंस वो कॉस्ट होती है जो रिवेन्यू को जनरेट करने में जो पैसे खर्च होते हैं ना उसी को एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी इसकी वैल्यू एक्सपायर हो जाती है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही। इट मे बी अ कैश पेमेंट सच एज सैलरीज। एग्जाम्पल में यहाँ पर कह रहा है आप सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सैलरी क्या हो गई, ये एक एक्सपेंस हो गया क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। रिवेन्यू जनरेट करने के लिए भी जो पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। अभी पीछे जो एग्जांपल दिया था ना वो भी आपका एग्जांपल का ही एक पार्ट था, सॉरी एक्सपेंसेस का एक पार्ट था। नेक्स्ट क्या है, जैसे आपने वेजेस पे कर दिए या फिर आपने रेंट पे किया है ऑफिस का या फिर फैक्ट्री का, ठीक है। आगे चलते हैं,
राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स यानी कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी क्या है बच्चों, एक एक्सपेंस है। ये क्या होता है मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अभी आगे भी आएगा तो वहाँ पे भी बता देंगे। डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा अगर आपको समरी समझनी है तो ये मान लीजिए कि एक फिक्स असेट अगर आपने कोई ख़रीदा है, आपने कोई बाइक खरीदी है या फिर कार खरीदी है, तो उसकी जो वैल्यू है, अगर आप 4 लाख की आप उसे परचेज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू घट करके 2 लाख हो जाती है कुछ सालों के अंदर ही। तो वो जो 2 लाख उसकी वैल्यू घटी है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। किन किन रीज़नों से होती है वो आगे डिटेल में आएगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। एंड अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ अ करंट असेट से बैड डेप्ट। बैड डेप्ट भी क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। बैड डेप्ट मैंने बताया था आपको। बैड डेप्ट क्या होता है कि आपने किसी को 10,000 रुपये पैसे दे रखे हैं, मतलब आपने 10,000 रुपये आपको उसे पैसे देने हैं डेटर को, ठीक है ना। डेटर कौन होता है, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। तो उसे 10,000 रुपये हमारे देने थे, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई साहब मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ, 5,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ किसी रीज़न से, तो जो आपके 5,000 रुपये थे ना वो आपके बैड डेप्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू में क्या हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, वो भी एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। अभी जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड होता है बच्चों बार बार आता रहता है। देखो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड होता है एक तरीके से जो एक्सपेंस आपको कोई प्रोडक्ट बनाने में खर्च हो जाता है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। जैसे कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लेबर चार्जेस भी लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी लगते हैं, रॉ मटेरियल भी लगता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस उस प्रोडक्ट को बनाने में लग जाते हैं उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंसेस को और बांटा गया है, एक्सपेंसेस को आगे और भी बांटा गया है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है हमारा बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस, ध्यान से समझना इसको, बहुत आगे यूज़ होगा ये। प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये, सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस कवर करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंस जो आपने पहले ही एडवांस में पे कर चुके हैं एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। इसके बेनिफिट आपको उससे आने वाले साल में, 1 साल में या फिर कई सालों में देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 50,000, एक इंश्योरेंस प्रीमियम था 50,000 रुपीज़ का, हैज़ बीन पेड फॉर 1 ईयर बिगिनिंग 1 अक्टूबर 2017। आपने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, ठीक है, फॉर 1 ईयर बिगिनिंग 1 अक्टूबर 2017। द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2018। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो जाता है कहाँ पर, 31 मार्च 2018 में, और आपने यहाँ पर 1 अक्टूबर में किया था। इट मीन्स प्रीमियम फॉर 6 मंथ्स दैट इज 1 अप्रैल 2018 टू 30 सितंबर 2018 अमाउंटिंग टू 25,000 इज इन पेड इन एडवांस। अब यहाँ पर जो 50,000 रुपीज़ हैं हमारे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपने 50,000 रुपीज़ कब पे किए थे, आपने 50,000 रुपीज़ 1 अक्टूबर को पे किए थे, 1 अक्टूबर 2017 में आपने इसे पे किए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अक्टूबर से 31 मार्च कितने हो गए बेटा, गिन लो इसको। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए बच्चों, ये 6 महीने हो गए। ये कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए। अब जो 6 मंथ्स हो गए आपके, ये तो 50,000 रुपीज़ पूरे के पूरे 1 अक्टूबर तक पूरे साल के थे ना ये तो, अभी तो लेकिन 6 महीने ही हुए हैं, तो आने वाले बचे 6 महीने तो अभी और बच गए। दैट इज़ अगर इसमें 6 महीने और जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, तो ये 6 महीने इसमें और आ जाएंगे। तो ये मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो कितने आपने पे किए, 25,000। ये तो आपका हो गया जो एक्सपेंस आपका इस साल का था, ओके, ये 2018 है।
ये 18 है और ये भी हमारा कौन सा है, 18 ही है। हाँ, तो ये जो आपका 6 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा आपने 25,000 रुपीज़ है ना, ये 25,000 हमारा हो जाएगा क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, समझ में आया आपको? चलिए थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, देखो प्रीपेड का मतलब पहले समझो क्या होता है। प्रीपेड का मतलब होता है जिन सुविधाओं के लिए आपने पैसे पहले दे दिए होते हैं उनको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आपके मोबाइल कनेक्शन का जो डाटा प्रोवाइडर होता है, अगर आपके पास सिम कौन से कनेक्शन की आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है, ठीक है, जैसे कि जियो का है, आपके पास एयरटेल का है, तो प्रीपेड कनेक्शन के बारे में आप शायद जानते होंगे। उसमें क्या करते हैं बच्चों, पहले हम करवाते हैं रिचार्ज। ओके, कि 150 का रिचार्ज करवा लिया या फिर 200 का रिचार्ज करवा लिया। अब उस रिचार्ज पहले आप रिचार्ज करवाओगे, फिर उसके जो बेनिफिट होंगे वो आप जब भी उठा पाएंगे जब आप पहले पैसे देंगे, तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, ठीक है, जो हमने पहले पे कर दिए हैं उसके बेनिफिट हम बाद में उठाएंगे। तो यहाँ पर भी तो बच्चों यही हो रहा है। इसमें क्या करा था, इसने 50,000 रुपये पे किए थे एक पर्सन ने 1 अक्टूबर 2017 को, और 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया था। ये फाइनेंशियल ईयर था आपका 2017 टू 2018। तो ये 25,000 रुपये ना इस वाले फाइनेंशियल ईयर के इसने पे कर दिए थे। अब जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर आपका ये स्टार्ट हुआ ना, ये हुआ आपका 2018 टू 2019। ये जो ये 25,000 रुपये बचे थे ना यहाँ पर अगले 6 महीने के, तो ये 25,000 इसने अगले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए पे कर दिए थे पहले से ही, पिछले साल ही। तो इसी 25,000 रुपये को जो ये वाले नहीं, ये वाले ये हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए, जिसके लिए आप पहले से पेमेंट कर देते हैं ना उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अब दूसरा हमारा होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैं समझा देता हूँ। अभी एक छोटा सा तरीके से समझाऊंगा पहले, जो जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस में अभी हमने क्या देखा था, प्रीपेड एक्सपेंस में पहले हम पैसे देते हैं और फिर उस सर्विसेज का हम बेनिफिट उठाते हैं। आउटस्टैंडिंग में बच्चों इसका होता है उल्टा। अब आपके पास ना कनेक्शन है, कौन से कनेक्शन टाइप है आपका, पोस्ट पेड कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले तो आप ना उसकी सर्विसेज को यूज़ कर लेते हो, ठीक है, आप पूरे 1 महीना आप उस मोबाइल के सर्विसेज को कनेक्शन को यूज़ करते हो और फिर आपको बिल बनकर आता है, आप वो बिल पे करते हो, ठीक है। पहले यहाँ पर आपने उससे क्या ले ली, सर्विसेज ले ली, लेकिन पेमेंट बाद में देते हो, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, सर्विसेज पहले ले लेना, पैसे बाद में देना, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से, जिसमें पहले पैसे देना, सर्विस उसके बाद मिलेगी, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब अकाउंटेंसी टर्म में समझेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। ये एक्सपेंस आ चुके हैं लेकिन अभी आपने पे नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक ऑडिट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो जो सीए होता है आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है और एक कंक्लूजन बनाता है कि आपका इतना टैक्स बना है और उसी टैक्स के ऊपर, उसी प्रॉफिट के ऊपर आप लोग क्या टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर सीए साइन करता है। जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, वैलिड करती है इस चीज़ को कि आपका जो अकाउंट है, जो आपका टैक्स है वो अप टू मार्क होगा। तो उन्होंने अपनी सर्विस दी, सीए ने क्या सी, ऑडिट की सर्विस दी। विच ऑडिट फी ऑफ 60,000 इज पेबल। सीए की ऑडिट फी थी 60,000 जो कि पे करनी थी, पेबल है अभी। इट मीन्स अ लाइबिलिटी ऑफ 60,000 हैज़ बीन इनकर्ड। 60,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी हमारे लिए आ चुकी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, ये ना हमारी लाइबिलिटी होती है नेचर के अंदर,
ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, हमें पे करनी है ये, इसलिए हमारा लाइबिलिटी है जो कि अभी पे करनी है। इट इज़ टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपने ऑडिट फी जो 60,000 रुपीज़ की थी ना, वो उसने आपको सर्विस दी थी 60,000 रुपीज़ की, लेकिन अभी आपने उसको उसकी पेमेंट नहीं दी है, ठीक है। उसने आपको अपनी सर्विस दे दी है लेकिन आपने उसको अभी पेमेंट नहीं की है, तो ये कैसे एक्सपेंस हो गए बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, एक एग्जांपल और लेना चाहोगे तो देखो इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल होता है ना, वो होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ ने आपके लिए काम कर लिया है, उन्होंने आपको अपनी सर्विस दे दी है, लेकिन आपने क्या कहा है कि आपकी जो सैलरी है वो 1 महीने के बाद दूंगा, मैं अगले महीने दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस तक क्लियर कर लिया है आपको। ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस मैंने अच्छे तरीके से इसलिए बताए हैं आपको। देखो इस क्लास में जितना भी मैंने बताया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही नहीं पता चलेगा, अभी बच्चे क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि रिसिप्ट कौन से नेचर के होते हैं। जब आप 12th क्लास में जाते हो ना, तो वहाँ पर बच्चे इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा होता है कि ये रिवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा, तो वहाँ पर बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि यार ये रिवेन्यू नेचर कौन से होते हैं और कैपिटल नेचर कौन से होते हैं। तो इसी रीज़न से मैंने आपको बहुत डिटेल में ध्यान से आपको एग्जांपल्स दे के समझाया है, ठीक है, कि रिसिप्ट्स भी हमारे रिवेन्यू कैपिटल के नेचर के होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया था। ऐसे ही एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था मैंने आपको, कैपिटल, रिवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस बता दिए। एक्सपेंसेस के अंदर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट आती है आपकी जर्नल एंट्री में भी आती है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक्सपेंसेस में आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आज की क्लास में बच्चों बस हम इतना ही कवर करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।